नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन लागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो सीएस के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेनिंग गाइडलाइंस 2024 जो कि एप्लीकेबल हुआ था 1 जनवरी 2024 से। मैं कैप्शन में ट्रेनिंग गाइडलाइंस का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से जुड़े हुए जो हमारी समस्याएं रहती हैं उनके बारे में, कि हमें पीसीएस के पास ट्रेनिंग करनी है, कंपनी के पास ट्रेनिंग करनी है। अगर हम पीसीएस पे कर रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होते हैं, कंपनी पे कर रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होते हैं इंस्टीट्यूट को, सो दैट कि हमारी ट्रेनिंग क्या हो जाए, रजिस्टर हो जाए। क्या टाइमलाइन होती है, कितने टाइम में हमें अपनी ट्रेनिंग को रजिस्टर करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, कितना स्टाइपेंड, लीव कितनी मिलती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, कितने ट्रांसफ़र हम ले सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी चेंज आया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, इनको समझने की हम कोशिश करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर जरूर जाइएगा, सो दैट कि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लो ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगा। ये जो फ्लो है ये 2020 का स्ट्रक्चर है, जो कि 3 फरवरी 2021 से ये लागू हुआ था, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ODOP कहते हैं इसको। मतलब कोई भी बच्चा नया जब एग्जीक्यूटिव में आता है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसको 1 दिन का 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना रहता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेते हो, एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद 30 दिन का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। 15 डेज का ऑनलाइन मोड होता है और 15 डेज का क्लासरूम मोड EDP होता है। तो ये क्लासरूम मोड वाला बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम मोड आप किसी भी चैप्टर से या फिर इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर दिल्ली से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के अंदर आप PCS मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जो कि इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर है, और कोई भी कंपनी जो कि इंस्टीट्यूट पे रजिस्टर है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो उस पर भी आप कर सकते हो, या फिर कोई और एंटिटीज़ जो कि रजिस्टर होती है इंस्टीट्यूट से, तो इन पे आप लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी कर सकते हो। कितने महीने की? 21 महीने की। उसके बाद जब आप फाइनल पास कर लेते हो, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, CLDP कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको करनी होती है 1 महीने की। 15 डेज़ का ऑनलाइन होता है और 15 डेज़ का या तो रेजिडेंशियल होगा या फिर नॉन रेजिडेंशियल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की स्पेसिफिकली। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है एक ट्रेनी बनने के लिए। तो सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आपको 1 मंथ का मतलब 15 डेज़ का ऑनलाइन और 15 डेज़ का क्लासरूम वाला EDP करना रहेगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। 21 मंथ की जो ट्रेनिंग है आपकी लॉन्ग टर्म, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो आप कहीं भी, चाहे PCS हो या फिर कंपनी हो। अब बच्चों के मन में रहता है कि हमें PCS ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पूछता हूँ, अगर आपको फ्यूचर में आपको लगता है कि हमें खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, मतलब मुझे खुद का अपना काम करना है, कंसल्टेंसी में जाना है, तो आप PCS ज्वाइन कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको लगता है नहीं मुझे कंपनी में जॉब करनी है, आगे कॉर्पोरेट में जाना है, तो बेटर रहेगा कि आप कॉर्पोरेट में जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फर्म में काम कर रहा है वो कंपनी में काम नहीं कर सकता, या फिर कंपनी में जो काम कर रहा है वो फर्म में काम नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें आपको स्विच आप कर सकते हैं। मान लो आपको 10 महीने आपने कंपनी में काम किया, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे अब फर्म में काम करना है, तो आप फर्म में काम कर सकते हैं। 10 महीने के बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। या फिर आप फर्म में काम कर रहे हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अब फर्म का काम सारा ऑलमोस्ट 10-12 महीने आपने कर लिया, आपको लगता है हाँ ठीक है मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि एक साइकिल जो है वो 12 महीने का होता है। आपने 12 महीने किया, समझ में आ गया, उसके बाद भी आपके पास टाइम रहता है, 10 महीने 9 महीने रहते हैं, तो आप कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना माइंडसेट बना सकते हैं कि मुझे किस तरह से अपनी ट्रेनिंग चूज़ करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कितने ड्यूरेशन रहता है। ड्यूरेशन 21 महीने का रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ट्रेनिंग रजिस्टर कराने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप PCS के पास ट्रेनिंग अपनी रजिस्टर करवा रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर बनता है जिसको स्टैम्प पेपर पे आपको एग्जीक्यूट करना होता है। तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आपको लेना है। मिनिमम उसका डोमिनेशन कितना रहना चाहिए? 20 रुपीज़ से। 20 रुपीज़ से कम का आपको स्टैम्प पेपर नहीं लेना है, उससे ज़्यादा का आप ले सकते हो। और दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, वो इंस्टीट्यूट के पास आप सबमिट करेंगे। उसमें स्पेसिफिक फॉर्म है कंटेनिंग पार्ट A और पार्ट B, वो आपको दोनों फिल करने हैं।
उसके अलावा इसके अंदर जो डेट ऑफ आपकी ट्रेनिंग कब से मानी जाएगी, जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड वुड बी एक्चुअल डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। सपोज 5 जनवरी से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, एज मेंशन इन द एग्रीमेंट में मेंशन किया कि 5 जनवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। या फिर डेट ऑफ परचेज ऑफ स्टैम्प पेपर, मान लो स्टैम्प पेपर आपने 6 जनवरी का खरीदा तो 6 जनवरी मानी जाएगी। या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लेटर लिखा हुआ है, तो अगर मान लो एग्जीक्यूशन ही आपका 7 तारीख को हुआ तो 7 तारीख से स्टार्ट मानी जाएगी। समझ रहे हो? तो जो भी डेट आपकी लेटर रहेगी वो डेट मानी जाएगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं गलती, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई 1 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट करी, लेकिन स्टैम्प पेपर खरीदना भूल जाते हैं और वो खरीदते हैं 1 महीने बाद। तो ट्रेनिंग यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी आपने स्टैम्प पेपर खरीदा उस दिन से मानी जाएगी, विच एवर इज लेटर हो जाता है फिर, ठीक है। या फिर आपने स्टैम्प पेपर तो खरीद लिया, लेकिन जब साइन करवाते हैं ट्रेनर से उसमें डेट करंट डेट लगा देते हैं, या फिर जो ट्रेनिंग स्टार्ट की डेट लेट की रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। फिर आपको दोबारा से अपना एग्रीमेंट साइन करवाना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या लगाना होता है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ एग्जाम सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं, मार्कशीट उनकी लगानी है, एग्जीक्यूटिव का लगाना है आपको, और मार्क सर्टिफिकेट लगाने हैं। और जो आपने 1 मंथ का ईडीपी किया था, 15 डेज़ का जो ऑनलाइन किया था और फिजिकल किया था, वो सारे के सारे इसमें लगाने रहेंगे। अगर आपने CES EET भी पास किया है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना रहेगा। तो ये है PCS के केस में। अगर आप कंपनी के केस में कर रहे हैं तो कंपनी के केस में भी आपको केवल जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा कंपनी में, जब आप जाते हो अपॉइंटमेंट होता है तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, वही आपका लेटर ऑफ ट्रेनिंग रहेगा। किसी भी एंटिटी में भी आप जाएंगे वहाँ पर भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तो वही आपको फाइल करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने जो भी पास्ट के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको सबमिट करने रहेंगे, ठीक है। अब कितने टाइम लिमिट में आपको ये फाइल करना है, सबमिट करना है अपना ट्रेनिंग का, तो इसको विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ देयर ट्रेनिंग, 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना है, तभी ये सक्सेसफुली आपका रजिस्टर माना जाएगा। और अगर 30 दिन से ज़्यादा डिले हो जाता है तो उस केस में ये वैलिड ट्रेनिंग नहीं मानी जाएगी, जो भी आपका डिले रहेगा, एंड शैल नॉट बी टेकन ऑन रिकॉर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इसलिए टाइमली आप फाइल कर लीजिए। अगर आप PCS पे कर रहे हैं तो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, 30 दिन का आपके पास टाइम रहता है फ्रेंड्स। एंड उसके अलावा इंस्टीट्यूट के पास राइट है कि वो इनवैलिड भी कर सकती है, रिफ्यूज़ भी कर सकती है रजिस्टर करने के लिए, उसके बाद खुद के पास राइट है। और इफ़ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड द ट्रेनी इज़ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेनिंग ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, कोई भी कारण हो सकता है, और उसके बाद दोबारा ज्वाइन वो कर रहा है विद द सेम ट्रेनर, कंप्लीट द बैलेंस ट्रेनिंग, द सेम शैल बी अलाउड, उसको क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है, सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कंसेंट between trainer and trainee, but while issuing the training completion certificate trainer will have to mention the same in the training completion certificate कि भाई इस पीरियड से इस पीरियड तक ट्रेनिंग करी, फिर बीच में गैप रखा, फिर इस पीरियड से इस पीरियड में ट्रेनिंग करी, ये आपको मेंशन करना रहेगा। ये बेसिकली ट्रेनर के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज़। अब देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 मंथ ऑफ ट्रेनिंग शैल बी ट्रीटेड एज प्रोबेशन पीरियड, ये एक नया कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं प्रोबेशन पीरियड का। द ट्रेनी इज फ्री टू टेक ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड बाय सर्विंग 14 डेज नोटिस, 14 दिन का नोटिस भी आपको देना रहेगा। कई बार नहीं भी देना होता, कभी कभार जो आपका ट्रेनर है वो कहता है कोई इशू नहीं है आप जा सकते हो, तो वो म्यूचुअल कंसेंट पे होता है, अदरवाइज आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। द ट्रेनिंग अंडरगोज बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड शैल be taken in record of the institute and shall also be counted in the total period of training, और जो प्रोबेशन पीरियड में रहेगा वो भी आपका काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेनिंग रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, उसके बाद 2 महीने में आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर, तो आप चेंज कर सकते हो, आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर रिमेनिंग पीरियड आफ्टर द प्रोविजन नो ट्रांसफर शैल बी अलाउड, कोई ट्रांसफर अलाउड नहीं है। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केस, आप जो भी 5.6 में हम पढ़ेंगे वो एक्सेप्शनल केस होंगे तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन लगा दियो कि भाई ट्रांसफ़र ले ही नहीं सकते, ठीक है, ले सकते हैं। कुछ केसेस हैं उसमें मोस्टली सारे केसेस कवर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ स्टूडेंट टेक्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन देन ही और शी इज़ required to obtain NOC from his previous employer and only after serving the notice of 14 days submitting the NOC he may claim the transfer। 14 दिन का नोटिस दे रहे हो आप, NOC ले रहे हो, तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो प्रोबेशन पीरियड के अंदर, ठीक है। NOC भी लेना पड़ेगा आपको। अगर किसी स्टूडेंट ने डिसकंटिन्यू कर दी, भाई 3-4 दिन आप गए फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दी, फिर उसके बाद फिर दोबारा कभी ज्वाइन कर लिया, तो वो 2 महीने का टाइम वो स्टार्टिंग से वो काउंट किया जाएगा आपका, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि वो लैप्स कर जाएगा, वो लैप्स नहीं करेगा। जब भी आप ज्वाइन करेंगे वो 2 महीने का टाइम स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर स्टूडेंट टेक्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग, देन along with the NOC he or she has to submit a self declaration as per Annexure 5.3 है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रोविजन पीरियड के अलावा जैसे जो बाकी पीरियड है उसमें अगर वो ट्रांसफर ले रहा है तो उसको NOC तो देनी नहीं है, प्लस एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने। और उसके बेसिस पर NOC और सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर जो भी डीलिंग ऑफिशियल होगा वो आपको फ्रेश स्पॉन्सरशिप लेटर रिमेनिंग पीरियड का दे देगा। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप लेटर ये मैंने आपको शायद बताया नहीं कि जब भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो इंस्टीट्यूट आपको स्पॉन्सरशिप लेटर जनरेट करके देता है। तो आपको जब भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो स्पॉन्सरशिप लेटर पहले आप जनरेट कर लीजिए कि भी मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकाला हुआ है कि अल्टरनेट एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग्स। मान लो आप ट्रेनिंग कर रहे हो फॉर द टाइम बीइंग, मतलब 6 महीने से ज़्यादा वो टाइम नहीं हो सकता, उस केस में आप ट्रेनिंग को स्विच नहीं कर रहे हो, आप किसी और ट्रेनर के पास नहीं जा रहे हो, सेम ट्रेनर अपने से आपकी ट्रेनिंग को ट्रांसफ़र कर रहा है किसी और ट्रेनर के पास, सेम ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सेम फर्म के अंदर। तो उस अरेंजमेंट को, उस अल्टरनेट या स्पेशल अरेंजमेंट को यहाँ पर आप अलाउ कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक लेटर इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा जिसका नाम यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, अल्टरनेट एंड स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आपको सबमिट करना है। और फ्रेंड्स, स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर क्या हुआ है, ये रजिस्टर होनी चाहिए इंस्टीट्यूट के पास, और ये जो ट्रांसफ़र है इसको, ये जो आपका स्विच होगा वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से एक्सेप्शनल केसेस फॉर ट्रांसफ़र देख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहला जो इसमें रीज़न दिया हुआ है वो है कंटिन्यूस, अगर आपको कोई बीमारी है तो उस वजह से आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो। ट्रांसफ़र ऑफ स्पाउस, कोई स्पाउस आपका है, आप शादीशुदा हैं तो उस वजह से, या फिर आपके पेरेंट्स एक सिटी से दूसरी सिटी चले गए हैं तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। और ये दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और मिसकंडक्ट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, अगर आपका ऐसा रहता है, कुछ मिसकंडक्ट होता है या फिर आपके ट्रेनर का कुछ रहता है ऐसा, तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। डेथ या डिसेबिलिटी के केस में ट्रेनर अगर रहा ही नहीं तो फिर आप कहाँ ट्रेनिंग करोगे। उसके अलावा कैंसिलेशन, सीज, डिबार्ड हो गया, भाई आपका COP उसका ख़त्म हो गया ट्रेनर का, या कंपनी बंद हो गई, तो उस केस में आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। फ्रेंड्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ मैरिज भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। भाई शादी होने के बाद आपका जो है रहना दूर हो गया, आप 50 किलोमीटर दूर चले गए तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। इर्रेगुलर और नॉन पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड कंटिन्यूसली 3 महीने तक आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर 3 महीने तक भी आपको वो स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हो। शिफ्ट ऑफ ट्रेनर टू अनदर सिटी, ट्रेनर का जो है ट्रांसफ़र हो गया है तो आप चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, स्पेशल और अल्टरनेट अरेंजमेंट वाला वो मैंने ऊपर आपको बताया, इसमें क्या है 6 महीने से ज़्यादा का वो ट्रेनिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वॉलंटरी और म्यूचुअल NOC अपॉन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द ट्रेनर और ट्रेनी। ठीक है, ऊपर जो पॉइंट पड़े उसमें तो क्या था कि आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको ट्रेनिंग स्विच करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं है तो उस केस में ये वाला काम आता है, वॉलंटरी या फिर म्यूचुअल NOC। मान लो आपने अपने ट्रेनर को कहा कि जी मुझे चेंज करना है, आपके ट्रेनर का ओके ठीक है चेंज कर लो। टू अवेल एनी ट्रांसफर, अ ट्रांसफरी हैज़ टू सर्व नोटिस ऑफ 60 डेज। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 60 डेज टू स्मूथ हैंड ओवर एंड टेक ओवर, 14 डेज इन केस ऑफ प्रोबेशन, ये हमने ऊपर पढ़ा था। हाउएवर द नोटिस पीरियड कैन बी रिड्यूस विद म्यूचुअल कंसेंट, अगर आपके ट्रेनर के साथ बहुत अच्छी बनती है तो वो आपको कम टाइम भी दे सकता है, हाँ भाई आप 15 दिन में चले जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको अपने ट्रेनर से बना के रखनी पड़ती है। अदरवाइज एज पर लॉ अगर आप देखेंगे, एज पर इंस्टीट्यूट देखेंगे तो 60 दिन का आपको नोटिस देना रहेगा। ठीक है, और जो ये 60 दिन रहेंगे इसमें कोई छुट्टी भी अलाउड नहीं है एक्सेप्ट कैजुअल लीव्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टिक है। और अगर ट्रेनिंग फेल्स टू सर्व द नोटिस पीरियड, ठीक है, जो भी ऊपर नोटिस पीरियड लिखा था, सच पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड बाय इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट इन द केसेस इट इज़ डन विद द कंसेंट ऑफ ट्रेनर। ठीक है भाई, अगर ट्रेनर ने कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको नोटिस पीरियड तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, ए ट्रेनी में इंटीमेट द ट्रेनर अबाउट द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग विद राइटिंग, राइटिंग में लिख के देना है आपको, मुंह से बोल के नहीं कि भाई सर मैं कल से नहीं आऊँगा। ठीक है, आपको राइटिंग में देना है, आप मेल भेजो या फिर लिख के हैंड ओवर दो और उस पर रिसीविंग लो। तो वेल द ट्रांसफर, अ ट्रेनी सबमिट द NOC
फ्रॉम द ट्रेनर, और एनओसी भी लेनी है आपको ट्रेनर से। जब भी आप छोड़ के जाओगे तो ट्रेनर से आपको एनओसी लेनी है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर आप बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो आपको एनओसी लेना होता है, और एनओसी का स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में लेना है आपको। ठीक है, आपको ऐसे ही नॉर्मल नहीं लेना है, इंस्टीट्यूट की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसी फॉर्मेट में लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज फिर बाद में इंस्टीट्यूट उसको रजिस्टर नहीं करता है। ठीक है, अ ट्रेनी इज रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट विद द ट्रेनर। कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है आपको ट्रेनर के पास। और ट्रेनीज आर इंटाइटल टू अ स्टाइपेंड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑल्सो, और स्टाइपेंड तो उसको मिलना ही है, वैसे भी मिलना है और प्रोबेशन पीरियड में भी मिलना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे। जनरली जो म्यूचुअल कंसेंट पे रहते हैं 8 से 9 घंटे मैक्सिमम हो सकता है। सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक का जो रहेगा, मिनिमम जो है 8 घंटे पर डे आपको वर्किंग आवर्स रहेंगे। वर्किंग आवर्स शुड नॉट बी प्रायर टू द 8 AM और आफ्टर 8 PM। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए भाई कि अगर आप 8 बजे के बाद बैठ रहे हैं, 8 बजे से पहले बैठ रहे हैं, तो आप अपने ट्रेनर को बोल सकते हैं सर इंस्टीट्यूट ने मना किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कंसर्न रहता है स्टाइपेंड का, कि स्टाइपेंड कितना होना चाहिए। इंस्टीट्यूट कहता है एवरी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और कंपनी इंगेजिंग इन ट्रेनिंग शैल रिक्वायर टू पे मंथली स्टाइपेंड ऑफ 5,000 रुपये मिनिमम है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम तो आप 10,000, 20,000, 15,000 कितना भी दे सकते हो टू ट्रेनी और डिटरमाइन बाय द काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। द स्टाइपेंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द प्रोबेशन पीरियड। फॉर दैट ऑल द ट्रेनर्स आर बाउंड टू पे स्टाइपेंड थ्रू बैंकिंग चैनल ओनली, बैंकिंग चैनल से ही देना है। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कितनी लीव लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट हम आज पढ़ रहे हैं इसका। उसके बाद जो भी बच जाएगा फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। कितनी लीव ले सकते हो आप? लीव्स एप्लीकेबल टू स्टडी और एग्जामिनेशन आर टू बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ CS एग्जामिनेशन ओनली ऑल द स्टेजेस, नॉट फॉर अदर कोर्स। अदर कोर्स के लिए लीव एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। जो भी आपके CS के एग्जाम्स होंगे केवल उन्हीं के लिए लीव एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स टोटल छुट्टी कितनी मिलेगी आपको? 52 दिन की, 52 डेज, इंक्लूडिंग 31 डेज एग्जामिनेशन लीव्स, जो कि एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं और प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो टोटल छुट्टी मिलेगी 52 डेज की। ठीक है, हावेवर 1 जून 2022 के बाद जो स्टूडेंट प्रोफेशनल के बाद अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो उनके लिए केवल कितने दिन की कैजुअल लीव्स अलाउड है? 21 डेज शैल बी एलिजिबल फॉर ओनली 21 डेज कैजुअल लीव्स ओनली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। सबके लिए 52 डेज की लीव अलाउड नहीं है। द फॉलोइंग इज फर्दर टू बी नोटिस इफ स्टूडेंट टेक्स लीव्स मोर देन हिज एंटाइटलमेंट, इन सच केस ट्रेनिंग विल गेट एक्सटेंडेड फॉर द प्रोपोर्शनेट डेज एक्सेस लीव्स। जो भी एक्सेस लीव आपकी रहेगी उसमें आपकी ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर और आपका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ जाएगा। If any student is doing some part of training in one organization and balance in the other organization, then such case maximum leave which can be availed students shall calculate on pro rata basis. प्रो राटा बेसिस से आप अपना जो भी जितनी भी लीव्स है वो बची हुई है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। वीकली ऑफ जो रहेगा वो यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट एक चीज़ और देख लेते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट। ये क्वार्टरली रिपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्वार्टर खत्म हुआ आपको अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करवानी रहती है, तो ट्रेनर को आप बोल दीजिए वो अपनी ID से आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट हर क्वार्टर में सबमिट कर दी। इसके लिए भी 30 डेज़ का टाइम है, अगर आप डिले करते हैं तो बाद में आपको इशू आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस थे ट्रेनिंग से रिलेटेड काफ़ी हद तक वो सॉल्व हुए होंगे। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।